नमस्कार। गौरव गरियाबंद के तहत ऑनलाइन क्लास चल रही है जिसमें सभी मुख्य विषय जो हैं और उसके मुख्य टॉपिक पर चर्चा की जाती है और उसका अध्यापन कराया जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हमारे पास समय कम है और इस कम समय अवधि में हम ये प्रयास करें कि कुछ ट्रिक्स लेकर हम जो अच्छे बच्चे हैं वो तो तैयारी कर ही रहे होंगे, कुछ ट्रिक्स लेकर हम ऐसे कमज़ोर बच्चों को फोकस कर सकते हैं जो पास होने के लिए भी बड़े संघर्ष करते हैं। तो यदि हम छोटे छोटे ट्रिक्स को देखें तो पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कक्षा 12वीं के इंग्लिश को या कक्षा 10वीं के इंग्लिश को, इट्स अ काइंड ऑफ ओनली अ लैंग्वेज and it is difficult because we are not familiar with them. Actually we are accustomed to speak always in Hindi or Chhattisgarhi. So English is somewhat difficult for us because we are not accustomed to it and we are not using, even we are not using it in our daily life. So it seems somewhat difficult that how should we what to read and how to prepare the language. सो इसको हम यदि आप तैयारी के हिसाब से देखें तो पढ़ना रटना इसकी बजाय इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। यदि आप लैंग्वेज को पढ़ते हैं और यदि आप लैंग्वेज को समझते हैं तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें ज़्यादा। और कुछ कोर्सेज ऐसे सेटल्ड हैं कि इसमें क्वेश्चन आंसर ऐसे सेटल्ड हैं कि आप बिना पढ़े भी, यदि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज का, तो आप बिना पढ़े भी इसको बहुत आसानी से कक्षा 12वीं या 10वीं को निकाल सकते हैं, पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले हम एक ह्यूज तौर पे इसको एक 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं एज फॉर ब्लूप्रिंट। सबसे पहले हम देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको हम फर्स्ट पार्ट में बांटते हैं। तो यह है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली 20 मार्क्स के होते हैं और थ्योरेटिकल यदि हम बोलें तो ये टोटल 80 मार्क्स का होता है पेपर। और 80 मार्क्स में केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, इसको हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और 20 नंबर के क्वेश्चन में इसमें एक आता है अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज से 20 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। इसमें नोट मेकिंग करके आता है, ट्वेल्व मार्क्स का, और समरी राइटिंग। ये आता है आपका 4 नंबर का। तो टोटल सॉरी ये 12 नंबर का है, 12 एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 4 नंबर का, तो ये 12 और 8 20। तो 20 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आता है, जिसमें अनसीन पैसेज आता है, नोट मेकिंग 4 नंबर का आता है और समरी राइटिंग 4 नंबर का आता है इसमें। सेकंड हम देखते हैं इसमें राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल ये आता है आपका 30 मार्क्स का। और राइटिंग स्किल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, सेक्शन बी भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें नोट मेकिंग, ये 4 नंबर का आता है। नोट मेकिंग है, एडवर्टीजमेंट मेकिंग है, पोस्टर और इनविटेशन, तो ये ऑलमोस्ट 4 नंबर का आता है। इसके अलावा
लेटर, तो ये भी नॉर्मली 6 मार्क्स के आते हैं। और कंपोजिशन और इसमें कंपोजिशन टोटल 10 मार्क्स और ग्रामर इसमें 10 मार्क्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 10, 10, 20 एंड 6 4 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स के राइटिंग स्किल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें नोट मेकिंग पूछा जाता है, एडवर्टीजमेंट आता है, पोस्टर आता है, इमिटेशन आता है, और ये ऑलमोस्ट 4 नंबर के पूछे जाते हैं। लेटर है तो इसमें 6 नंबर का आता है, और कंपोजिशन के लिए आता है 10 नंबर, और ग्रामर सेक्शन जो आता है 10 नंबर का रहता है, 10 ग्रामर पूछा जाता है इसमें। इसके अलावा आप देखते हैं इसको आप थोड़ा सा नोट भी करते जाएंगे, ताकि इसमें आपको कम से कम एक ह्यूज प्लान आप अपने परीक्षा के लिए तैयार कर सकें। इसके अलावा तीसरा सेक्शन में हम देखते हैं अब लिटरेचर। लिटरेचर के अंतर्गत 2 प्रकार से हम किताब पढ़ते हैं, 2 किताबें पढ़ते हैं। एक मेन रीडिंग बुक है, और दूसरा सप्लीमेंट्री रीडर होता है, जिसमें फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो और विस्तास। फ्लेमिंगो से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और विस्तास से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लेमिंगो हमारा मेन कोर्स बुक है, और विस्तास हमारा सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक है। तो इसमें से इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जिसमें यदि हम इसको डिवाइड करें, फ्लेमिंगो के 20 मार्क्स को यदि हम डिवाइड करें, तो इसमें लगभग 8 मार्क्स का वैकल्पिक प्रश्न आता है, जिसको हम MCD भी बोलते हैं, MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन 8 नंबर का आता है। और इसके अलावा 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 6 नंबर के 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि 20 मार्क्स के इसमें फ्लेमिंगो जो मेन कोर्स बुक है उसमें से पूछा जाता है। 20 मार्क्स जो रहेगा उसमें 8 मार्क्स जो रहता है उसमें वैकल्पिक प्रश्न आता है, जिसमें 4 ऑप्शन आता है। इसको हम और अभी डिटेल करते जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और 3 नंबर के इसमें से याद रखिएगा फ्लेमिंगो से 3 नंबर का, जिसको हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर बोल सकते हैं। तो इसमें से 3 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, और 6 नंबर का 1 प्रश्न आता है। और 6 नंबर में आपको एक विकल्प मिलता है अथवा करके, कभी कभी 1 विकल्प देते हैं, कभी कभी 3 विकल्प भी आता है इसमें। तो इसमें 6 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। इसके अलावा विस्तार से हम देखें तो इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और ये भी 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, और 6 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। तो 4 और 6 10 नंबर का। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि विस्तार से लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर के 2 प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत ये पूछा जाता है। तो अति लघुत्तरी में आप 2 से 3 लाइन तक का उत्तर लिख सकते हैं, और जैसे इसमें 3 नंबर का आता है तो 3 नंबर में कम से कम 5 लाइन, 5 से 7 लाइन के बीच में इसका उत्तर होना चाहिए। और 6 लाइन है तो कम से कम मान के चलिए कि 10 से 15 लाइन के बीच में इसका उत्तर होता है। अति लघु उत्तरी और इसके जो दीर्घ उत्तरी जो क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए इसका कुछ टेक्निक होता है, जिसमें भी 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में हम देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में या तो समरी पूछा जाता है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द लेसन पूछा जाता है, या एनालिटिकल है ना बैकग्राउंड में पूछा जाता है, या तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन कैरेक्टर का पूछा जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक भी याद करना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि जो भी मेन कैरेक्टर है तो मेन कैरेक्टर के पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं 10 से 15 पॉइंट, तो उस पॉइंट को आप छोटे छोटे पॉइंट में डील कर लीजिए और उसी पॉइंट को आप हाईलाइट करिएगा। तो इसमें हम याद करने में भी आसानी रहता है
और इसको लिखने में भी ज़्यादा मिस्टेक नहीं होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं ये जो था 3 पार्ट है ना, ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है। अब इसी को हम थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं और थोड़ा डिटेल में जाते करते हैं। अब क्वेश्चन पेपर को हम यदि डिवाइड करें तो क्वेश्चन पेपर लगभग 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। हमेशा 3 सेक्शन में इसको पूछा जाता है। इसमें आएगा सेक्शन ए, अब ये 3 सेक्शन को जानना बहुत जरूरी है कि है ना 3 सेक्शन में हम किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से उन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। इसको भी हम थोड़ा लाइटली देखते हैं, बाद में इसको हम डिटेल करेंगे यदि आवश्यकता हुई तो इसमें पहला सेक्शन आता है, इसमें सेक्शन ए, और सेक्शन ए में 2-3 चीजें पूछी जाती हैं, जिसके अंतर्गत पहला है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, तो अनसीन पैसेज में पहले ही मैंने बताया था कि उसमें वैकल्पिक प्रश्न भी होते हैं और गद्यांश से जो अपठित गद्यांश जिसको हम बोलते हैं उसी को हम अनसीन पैसेज बोलते हैं। तो इसमें गद्यांश से पढ़कर हमको उसके प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। और मैं सोचता हूं कि इसी यदि आपको अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत भी तो आप गद्यांश को अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। गद्यांश बनाने का नियम भी है कि कम से कम 2 रीडिंग आपको लेना चाहिए। 2 रीडिंग लेने के बाद आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके विकल्प को पढ़िए, और आप विश्वास करेंगे कि आप जैसे जैसे गद्यांश को पढ़ते जाते हैं आपको प्रश्न के उत्तर स्वतः मिलने लगते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एक प्रश्न बैंक है ना, प्रश्न बैंक एक छपा हुआ 2024-25 करके, लगभग सभी स्कूलों में पहुंच चुका होगा। ये शासन के द्वारा जारी प्रश्न बैंक है और मुझे पढ़ने के बाद तो इसमें ऐसा लगता है कि लगभग सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वह इस किताब में दी गई है, जो हम पढ़ाते हैं, जिसको हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं ऑलमोस्ट, और सेक्शन वाइज डिवाइड है ये। जैसे कि इसमें देखते हैं 3 सेक्शन डिवाइड है। जैसे सेक्शन ए है इसमें, तो सेक्शन ए में अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी दिया हुआ है जिसका हमने जिक्र किया, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत अनसीन पैसेज यहाँ पर दिए गए हैं। और इसी प्रकार पूरे अनसीन पैसेज दिए गए हैं रीडिंग ए में, जितने प्रकार से पूछे जाते हैं। अब इसके पश्चात रीडिंग सेक्शन बी में यह डिवाइड है, और सेक्शन बी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका यहाँ पर पूरा डेमो दिया हुआ है। और जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है लगभग 4 से 5 साल के बीच में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न का संकलन इस प्रश्न बैंक के माध्यम से दिया गया है। और ये प्रश्न बैंक हमको है ना अवेलेबल कराया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एवरेज स्टूडेंट यदि अच्छे से कर लेता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आसानी से कम एग्जाम को क्लियर कर सकता है। मेरिटोरियल जो स्टूडेंट होते हैं उनको पूरा का पूरा स्टडी डिटेल स्टडी करिए। अब वैसे भी क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली 80% ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको एक औसत एवरेज स्टूडेंट जो है वो उसको सॉल्व कर सकता है, और कुछ 20% जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको जो मेरिट स्टूडेंट होते हैं वो सॉल्व कर पाते हैं, या जो डिटेल स्टडी करते हैं वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को वो स्टूडेंट जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो हम जो देख रहे हैं तो एवरेज स्टूडेंट है, नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट पिछड़ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट तो इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, या उनको कभी कोई ट्रिक नहीं मिल पाता, कोई गाइडलाइन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे स्टूडेंट इन प्रकार के जो प्रकल्प हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसमें सी है, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में जो अभी बताएंगे वो सारी सेक्शन सी में यहाँ पर बटे हुए हैं, सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हम एक अनसीन पैसेज देखते हैं। और नॉर्मली अनसीन पैसेज को बनाना कैसे है तो इसमें बहुत शॉर्ट तरीका दिया रहता है। पहला तो इसमें आता है वैकल्पिक प्रश्न। तो वैकल्पिक प्रश्न को आप है ना
इसको पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह किस प्रकार का प्रश्न है और उसका आंसर क्या हो सकता है। इसके अलावा उसमें कई बार एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट वो रहता है, छोटे प्रश्न रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसमें हम यदि हमको ये समझ में नहीं आता है, यदि ग्रामेटिकल हमारा मान लो हमको सेंटेंस बनाना नहीं आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पैराग्राफ को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें और मिलता जुलता ऑलमोस्ट यदि हमको समझ में आ जाता है कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर ये है, तो यदि हम पूरी की पूरी लाइन उतार देते हैं, कम से कम 1 लाइन 2 लाइन हम है ना पूरे उससे रेफरेंस जो रहता है उसको हम उतारते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि पूरा नील नहीं छूटेगा, कम से कम इसमें 1 नंबर तो आपको अवश्य मिलेगा। तो ये है। और नॉर्मली हम जब लिखते हैं तो ये ध्यान रखें कि प्रश्न के जब हम अनसीन पैसेज को बनाते हैं तो इसमें याद करने वाला कुछ नहीं रहता है। इसमें तो आपको जो फंसता है ना, जो अनसीन पैसेज आया और जिस अनसीन पैसेज को आपने पढ़ा समझा उसी से रिलेटेड प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अनसीन पैसेज का जो भी क्वेश्चंस रहते हैं 12 नंबर, तो 12 नंबर में आप यदि थोड़ी सी मेहनत कर लें, और नॉर्मली मैं देखता हूँ कि साल भर हम लोग लेसन्स के पीछे जाते हैं, पोएम्स के पीछे जाते हैं, और दोनों बुक को ख़त्म करते करते लगभग हमारा साल ख़त्म हो जाता है। और बच्चे जो हैं वह केवल 30 मार्क्स के लिए हम साल भर पढ़ाते रह जाते हैं। और 30 मार्क्स मतलब यह है कि हम फ्लेमिंगो और विस्तास दोनों कोर्स बुक को हम कंप्लीट करते हैं, और कोर्स बुक को यदि हम समझाने बैठते हैं तो ऑलमोस्ट एक लेसन जो है वह पूरा का पूरा 1 सप्ताह ले लेता है हमारा। और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर फिर सॉल्व कराते हैं, और क्वेश्चन आंसर में हम सारे क्वेश्चंस दे देते हैं, और हम वहाँ पर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो इससे इसका हमको खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि बच्चे जो हैं वह टोटल क्वेश्चन आंसर तक 30 नंबर तक की तैयारी में अपना पूरा साल वेस्ट कर देते हैं। तो हम ऐसे प्रश्न जो हमेशा आते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम शुरू से बच्चों को सॉल्व कराएं, हल कराएं, उनको याद करवाएं और उनको बार बार रिपीट करवाएं। हम जितना ज़्यादा बच्चों को रिपीटेशन करवाएंगे उतनी ज़्यादा बच्चों की याद करने की उस क्षमता बढ़ती है। दूसरा चीज़, हम लिखते समय बच्चों को बताएं कि आखिर कहाँ हम गलती करते हैं कि हमारे नंबर जो है लिखने के बावजूद कट जाते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा कि पहला हम जो है वो स्पेलिंग, नॉर्मली जो बच्चे अधिकतर गलती करते हैं वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए अवॉइड करने के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक लैंग्वेज में आखिर है क्या, तो लैंग्वेज में केवल ये है कि यदि आपने स्पेलिंग सही लिखा तो उसका सही अर्थ निकलेगा, और यदि आपने स्पेलिंग गलत लिखा तो उसका गलत अर्थ निकलता है। जैसे हम एक छोटा सा देखें, जैसे इसमें BED बेड लिख दिए और BAD बैड लिख दिए, तो इसमें है केवल एक लेटर का डिफरेंस है, किंतु मीनिंग ब्लंडर हो जाता है। यदि हमने बेड की जगह बैड लिख दिया या बैड की जगह बेड लिख दिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, एकदम जस्ट ब्लंडर मिस्टेक होता है। और ऐसे मिस्टेक्स लैंग्वेज में अवॉइडेबल नहीं है, मतलब इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसे मिस्टेक्स पे नंबर कटते हैं। तो कम से कम आप जब प्रश्न उत्तर बना रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं अंग्रेजी में, तो ये अवश्य ध्यान में रखें कि स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड होना चाहिए। और स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हमको कम से कम ये करना चाहिए कि साल भर हम पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसको रिपीट करें, लिखें, लिख कर देखें, और लिख कर फिर से उसको रीचेक करें। यदि हम बार बार लिखते हैं, याद करते हैं, लिख कर चेक करते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक की संभावना धीरे धीरे कम होने लगेगी, और अंततः आप ये देखेंगे कि इस प्रैक्टिस से आप स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड कर पाएंगे। दूसरा चीज रहता है कि हम कई बार अननेसेसरी चीजें लिख देते हैं। आजकल एक बड़ा, हम लोग नॉर्मली पेपर चेक करते हैं बोर्ड क्लासेस में, इवन स्कूलों के भी अभी पेपर चेक कर रहे हैं। तो अभी एक हुआ था एक वाक्य कि जिसमें एक बच्ची ने गाने लिख दिए, है ना, तो भाई गाने लिख दिए आप, ये आपकी संतुष्टि हो सकती है कि आपने कुछ लिखा है, किंतु यह नंबर के दृष्टिकोण से कतई सही नहीं है। दूसरा चीज, आजकल लोग लिखते लिखते, मोबाइल में लिखते लिखते मोबाइल लैंग्वेज लिखना चालू करते हैं, जिसको हम आम भाषा में या अभी जो लेटेस्ट भाषा है उसमें हम उसको हिंग्लिश बोलते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर देते हैं। जस्ट लाइक हाय, तो हाय इसको इस प्रकार से लिखेंगे, मैं अच्छा हूं तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं।
मैं। तो ये इस प्रकार का लैंग्वेज आप अपनी संतुष्टि के लिए बोल सकते हैं कि हमने लिखा है अंग्रेजी, किंतु हम ये भूल जाते हैं कि भाई जो चेक कर रहे हैं वो मास्टर डिग्री हैं, टीचर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और इस प्रकार की गलती करके हम केवल अपने आप को धोखा देते हैं। और हम इस तरीके से, इस गलत मेथड से हम यदि अपेक्षा करते हैं कि हम नंबर पा जाएंगे, तो यह गलत है। आप ईमानदारी से पढ़िए और जितना ज़्यादा हो सके सही से लिखिए। बच्चे इसमें जितना स्पेस दिया जाता है, जितना आंसर शीट का दिया जाता है पेजेस, वो पर्याप्त होते हैं यदि हम टू द पॉइंट लिखें तो इस प्रकार के स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है ना, इस प्रकार से इंग्लिश का लैंग्वेज हो गया, इस प्रकार से आप कहीं गाने लिख के आ जाते हैं, तो ये सारी जो गलतियां हैं वो केवल आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं। किंतु इन गलतियों पर आप नंबर यदि सोचते हैं कि हमको नंबर मिलेगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल डैम श्योर रहिए कि आपको इस प्रकार से नंबर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि भैया इसमें आप कुछ भी लिख के आइए आपको नंबर मिलेगा, तो इसमें भी आपको नंबर नहीं मिलता। आप टू द पॉइंट लिखिए, प्रश्न के उत्तर पढ़कर लिखिए, तो आपको 100% नंबर मिलेगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसमें अनसीन पैसेज के बाद हम इसमें देखते हैं समरी राइटिंग। नॉर्मली समरी राइटिंग के साथ समरी राइटिंग के साथ 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो है नोट मेकिंग है, नोट मेकिंग के साथ टाइटल और सब टाइटल पूछा जाता है, और दूसरा है समरी। तो इसको समरी राइटिंग के लिए हम पहले अच्छे से पढ़े हैं, है ना, जो भी बहुत सरल वो रहता है, छोटा सा रहता है पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को हम पढ़ें और पढ़कर उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पहले तो ये है कि पैराग्राफ को पढ़ें। पैराग्राफ को जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको समझ में आता है कि पैराग्राफ किस किस पॉइंट में डिवाइड है। उसी पॉइंट को हम एक एक पॉइंट को मेन पॉइंट बना के उसके अंतर्गत जो डीलिंग है उसको हम सब पॉइंट के रूप में उसको लिख सकते हैं। दूसरा बात आता है टाइटल। पूरा पैराग्राफ को पढ़ने के बाद यदि हमको समझ में आता है कि इसका यह टाइटल होना चाहिए, तो उस टाइटल जो शब्द या जिस थीम के बारे में उस पूरे वाक्य पूरे पैराग्राफ में बार बार बोला जाता है, उसी को हम टाइटल मानते हैं। इसके अलावा हम देखें समरी, तो समरी में यदि आप मान के चलिए कि आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ मान लो 15 लाइन में दिया हुआ है, तो मान के चलिए कि समरी आपका जो बनेगा वो है 5 लाइन में बनता है, मतलब जस्ट 1/3 होता है। यदि हम ये मान के चलें कि पैराग्राफ हमारा 15 लाइन का है, तो यदि हम उसको समराइज करेंगे तो मुश्किल से 5 लाइन में वह समरी कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सेक्शन ए में अनसीन पैसेज और समरी राइटिंग इस प्रकार से पूछा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं इसके साथ ही सेक्शन बी में चलते हैं अब। सेक्शन बी में नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 4 प्रमुख हैं। एक है नोटिस, दूसरा है एप्लीकेशन और तीसरा है ग्रामर। सेक्शन बी में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है नोटिस, एक है एप्लीकेशन और एक है ग्रामर। तो ग्रामर में तो 10 नंबर का आता है, 10 प्रकार से रहता है ग्रामर, उसको भी हम थोड़ा डिटेल करेंगे। बस इसके पहले हम देखते हैं नोटिस। तो नोटिस के साथ में नॉर्मली कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे इसमें अथवा करके आता है। मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। और अथवा में जैसे नोटिस आ रहा है तो नोटिस में पोस्टर भी पूछा जा सकता है आर करके,
इसमें एडवर्टीजमेंट भी आ सकता है और इसके अलावा नोटिस में है ना आप और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम इसको और डिटेल करते जाएंगे तो आपको मैं बताते जाऊंगा। इसमें एप्लीकेशन में दो प्रकार से आता है, आर करके लेटर। तो नोटिस में नॉर्मली स्कूल नोटिस होता है। ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, इसके अलावा इसमें है ना और भी चीजें आती हैं, किंतु नोटिस कंपलसरी है, एक स्कूल नोटिस। इसी प्रकार हम ये देखते हैं एप्लीकेशन और लेटर। तो यदि हम इसमें कंप्लीट एप्लीकेशन याद कर लें या कंप्लीट लेटर याद कर लें तो दोनों में हमको बेनिफिशियल मिलता है। लेटर 3 प्रकार का होता है। एप्लीकेशन और लेटर में लेटर नॉर्मली 2 प्रकार से होता है, एक कांग्रेचुलेशन लेटर और एक इनविटेशन लेटर। इसके अलावा कई बार इसमें यह भी पूछा जाता है कि भाई हॉस्टल में है, हॉस्टल की लाइफ के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताइए, है ना, या फिर पिताजी को अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में बताइए। कांग्रेचुलेशन में नॉर्मली ब्रदर की मैरिज, सिस्टर की मैरिज, है ना, या तो हाउस इनॉग्रेशन है, सॉरी कांग्रेचुलेशन में है ना नीट की एग्जाम में आपने टॉप किया है और वो आपको उसमें कांग्रेचुलेशन लेटर लिखना है, तो इस प्रकार से कांग्रेचुलेशन लेटर हो जाता है। इनविटेशन लेटर में आपका ब्रदर मैरिज, सिस्टर मैरिज, इसके लिए इनविटेशन है, या समर वेकेशन आप हमारे पास आइए, स्पेंड करिए, इसके लिए इनविटेशन लेटर ये होता है। एप्लीकेशन में नॉर्मली है ना मॉस्किटो मैनिक आता है, पुअर सैनिटरी कंडीशन आता है, लाउड स्पीकर, बैन ऑन लाउड स्पीकर करके आता है ना, और इसमें 2-3 और प्रकार से होते हैं। फीस कंसेशन के लिए भी कभी कभी पूछा जाता है, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए भी कभी कभी एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन और लेटर इसको भी लिखने का एक प्रॉपर वे होता है, उस वे को भी हम अभी डिटेल करेंगे। जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे एक एक चीज़ों को और एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम केवल देख रहे हैं कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में ये डिवाइड होता है। इसके अलावा आता है ग्रामर। तो ग्रामर में नॉर्मली 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। हम ये देख रहे थे नोटिस का, तो स्कूल नोटिस होता है और स्कूल में जो जो कार्यक्रम होता है उसी पर हमको नोटिस तैयार करना पड़ता है। और इसके अलावा इसी में हम एक चीज और देख लेते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड। ये भी अथवा करके इसमें पूछा जाता है। स्कूल नोटिस में और क्या क्या हो सकता है, जिसमें साइंस एग्जीबिशन पे हो सकता है, आपका एनुअल स्पोर्ट पे हो सकता है, कल्चरल एक्टिविटी पे हो सकता है। स्कूल में यदि कोई चीज गुम गया है तो उसके लिए लॉस्ट एंड फाउंड के सेक्शन के अंतर्गत हम एक नोटिस तैयार करवा सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसमें राइट एन आर्टिकल भी आता है इसमें सेक्शन बी के अंतर्गत। राइट एन आर्टिकल बोले या तो ऐसे बोले, नॉर्मली ये 250 वर्ड्स में आता है। यदि आप एक लाइन में 10 वर्ड लिखते हैं तो आपको मान के चलिए कि 25 लाइन आपको कम से कम लिखना पड़ता है। और इसमें आर्टिकल लिखने का भी तरीका होता है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, और इसके अलावा कम से कम 5 से 7 पॉइंट इसमें होने चाहिए। इतने के अंतर्गत लिखेंगे और 250 वर्ड्स के अंतर्गत लिखेंगे तो आपका समय भी बचता है और आपको पूरा नंबर भी इसमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सेक्शन बी में इतने सारे प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं सेक्शन सी का। तो आपको पता है सेक्शन सी में है ना सबसे पहले इसमें जो पूछा जाता है वो है जैसे फ्लेमिंगो, 2 बुक है इसमें, फ्लेमिंगो और विस्तास। तो फ्लेमिंगो से इसमें नॉर्मली सेक्शन सी में हम देख रहे हैं फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो से इसमें पहले आता है एक पोयम। तो पोयम में नॉर्मली 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं सीन पैसेज। सीन पैसेज भी नॉर्मली 4 प्रकार का आता है, ये भी वैकल्पिक आता है, एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आता है इसमें। और इसमें भी सेम वही क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का आता है लगभग।
तो इसमें एक पोयम आता है, छोटी सी पोयम रहती है, और इसके बाद सीन पैसेज आता है। और जब भी हम फ्लेमिंगो या बुक की बात करें तो लेसन के साथ साथ उसके ऑथर को हम जरूर पढ़ें, और यदि हमने कोई पोयम पढ़ा है तो पोयम का, उसके पोएट का नाम हम जरूर याद रखें। इससे रिलेटेड एक प्रश्न 1 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। लेसन पढ़ रहे हैं तो लेसन का ऑथर का नाम पढ़ना है, और पोयम पढ़ रहे हैं तो उसके पोएट का नाम हम जरूर याद रखें। एक लिस्ट बना लें, लिस्ट बना के हम पूरे लेसन्स को लिख लें, लेसन्स के बगल में हम उसके ऑथर का नाम लिख लें, लेखक का नाम, और इसके अलावा जितने पोयम है उसको लिख लें। और पोयम लिखने के बाद कम से कम पोएट का नाम हम उसमें लिख लें और उसको बहुत अच्छे से याद कर लें। लेसन और पोयम यदि हम अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से, है ना, उसमें एक डिफिकल्ट वर्ड भी दिए रहते हैं, उन मीनिंग को पढ़ते चलें। नॉर्मली आज हमारे समय में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, गाइड अवेलेबल है, मोबाइल में, यूट्यूब में पूरे लेसन्स की पूरी समरीज दी गई हैं, शॉर्ट में भी दिया गया है, पूरे लॉन्ग कंपोजिशन भी दिया गया है। तो हम जितना ज़्यादा, हमारे पास इतने ज़्यादा संसाधन है कि हम घर में बैठकर एकांत में हम इन सारी चीज़ों को स्वतः अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें लेसन है तो लेसन में ऑथर का नाम जरूर पढ़ें और पूरे लेसन को हम पढ़ें, और पूरे लेसन को पढ़ने के बाद कम से कम एक समरी जैसा हम बना के रखें, और मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है उसको हम अवश्य पढ़ें। अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, अंग्रेजी हिंदी में पढ़ते हैं तो उससे अच्छा है, और यदि आप दोनों नहीं कर पाते तो कम से कम हिंदी में पढ़ लीजिए, और वह भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम यूट्यूब में आप उसको सुन लीजिए, और यूट्यूब में सुन लीजिए पूरे लेसन के हिंदी में सुन लीजिए और उसको याद रखिए। अब इसमें पोयम आता है, पोयम में भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन आता है। एक छोटा सा पोयम रहता है, 5-6 लाइन का, 8 लाइन 10 लाइन का होता है, और सीन पैसेज भी होता है, और सीन पैसेज में भी बहुत छोटा सा पैसेज रहता है, उसको आप पढ़िए और उससे रिलेटेड 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, वैकल्पिक प्रश्न। उन प्रश्नों को आप ढूंढिए उसमें, तो ऑलमोस्ट वो प्रश्न मिल जाते हैं। आप पैराग्राफ को पढ़ना, लेसन को अच्छे से यदि आपने पढ़ा है, हिंदी अंग्रेजी कर करके पढ़ा हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि ये पोयम और पैसेज 4-4-8 नंबर के जो प्रश्न है वो आपसे छूटेंगे। वैकल्पिक प्रश्न रहता है, पोयम दिया गया है, आपको पैराग्राफ दिया गया है, उन पैराग्राफ को कम से कम अच्छे से पढ़िए, स्टडी करिए, समय लीजिए, और फिर उसके विकल्प को पढ़कर फिर से पैराग्राफ में आप उस पॉइंट को ढूंढिए जिस पर क्वेश्चन हाईलाइट किया गया है। तो 100% आपको 4 में 4 नंबर, और यहाँ पर सीन पैसेज में आपको 4 में 4 नंबर अवश्य मिलेगा। और इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, आप जो पोयम, जो आप लेसन पढ़ते हैं उन्हीं लेसन्स में से ये पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें विस्तार से हम देखते हैं। इसमें नॉर्मली तो विस्तार से भी वही है, 2-2 क्वेश्चन के आते हैं इसमें, 2-2 क्वेश्चन के 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 6 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है इसमें। तो सेम इसमें से नॉर्मली जो पोयम और पैसेज आते हैं वो यहीं से आते हैं। फ्लेमिंगो से ही आपका पोयम आता है, और ये फ्लेमिंगो से ही आपका सीन पैसेज भी पूछा जाता है। विस्तार जो सप्लीमेंट्री रीडिंग है वहां से केवल 2-2 नंबर के शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसके 2-2, 3-3 लाइन में आंसर लिखने होते हैं, और 6 नंबर का 1 प्रश्न आता है। चलिए इसके पश्चात हम इसमें देखते हैं आगे। इसमें चलते हैं हम एप्लीकेशन। आज एप्लीकेशन को थोड़ा डिटेल करते हैं। तो एप्लीकेशन में 3 पार्ट होते हैं। नॉर्मली हम लोग कई बार एप्लीकेशन में देखते हैं कि हमको नहीं आता और हम एप्लीकेशन पूरा का पूरा छोड़ के आ जाते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ा मिस्टेक है। कभी भी हमको एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया या नोटिस हो गया, कभी भी हमको एकदम नीट एंड क्लीन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिया रहता है उसी प्रश्न में हमको 3 चीजें मिलती है, कम से कम 3 नंबर हम उसमें से आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। एप्लीकेशन में स्टेप मार्किंग होता है। इस स्टेप मार्किंग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि
हम यदि क्लीन छोड़ देंगे तो उसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा, और यदि हमको स्टेप मार्किंग का पता है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बच्चा जीरो में आके अटकेगा। जीरो में कोई भी बच्चा नहीं आ सकता यदि उसको स्टेप मार्किंग पता है। और दूसरा चीज, यदि उसको ट्रिक पता है तो वह जीरो कभी नहीं पाएगा। तो इसमें हम देखते हैं जैसे एप्लीकेशन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है हेडर, एक होता है बॉडी, और दूसरा होता है फुटर। इसमें हेडर, बॉडी और एक होता है फुटर। हेडर का मतलब होता है जो हम शुरू में लिखते हैं वो हेडर है, और जो बीच में जो मेन पॉइंट हम लिखते हैं वो बॉडी है, और नीचे में दो थैंक्स के साथ हम जो रिगार्ड देते हैं वो है फुटर। और इसमें 1.5 मार्क्स इसमें होता है, 1.5 मार्क्स इसमें होता है। एप्लीकेशन नॉर्मली 6 नंबर का पूछा जाता है। एप्लीकेशन या लेटर जो है वो 6 नंबर का आता है, और 6 नंबर में हम 1.5 नंबर मतलब लगभग 3 नंबर हम आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, केवल जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को हम अच्छे से पढ़कर। इसमें हम देखते हैं, इसमें बॉडी है ना, इसको बांटते कैसे हम ये देख लें। और ये 3 नंबर हो गया, ये बॉडी पार्ट पे रहता है 3 नंबर। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं ताकि कम से कम 3 नंबर हमारा कहीं मत जाए। और यदि हमको याद नहीं है, हमने याद किया है, मान लो नहीं फंसता, तो भी बिना पढ़े हम 3 नंबर आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। इस चीज को आप बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सपोज एक प्रश्न दिया गया है, write a letter to the superintendent of police about the nuisance of loudspeaker। तो यहां पर दिया हुआ, तो सबसे पहले आप देखिएगा इसमें एड्रेस, इसमें हमको लिखना है क्या, इसमें दिया हुआ है राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट। तो यहां पर 2 करके भी दिया हुआ है द सुपरिंटेंडेंट। तो यहां पर हम पहले देखें एड्रेस लिखना है। जो भी व्यक्ति है ना सुपरिंटेंडेंट को भेज रहे हैं लेटर, तो सबसे पहले यहां पर हेडर के पार्ट में क्या क्या होगा वो हम देख रहे हैं। तो हेडर के पार्ट में सबसे पहले होगा उसका एड्रेस। तो एड्रेस यदि किताब में दिया है तो ठीक, यदि आपके क्वेश्चन में दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो आप कोई भी एड्रेस वहां पर डाल दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा फिर अब हम सॉल्व करते हैं, तो 2 के बाद द सुपरिंटेंडेंट। अब यहां पर सुपरिंटेंडेंट एक ही होता है डिस्ट्रिक्ट में, तो मान लेते हैं हम यहां पर डाल देते हैं द सुपरिंटेंडेंट डिस्ट गरियाबंद। छत्तीसगढ़। इसके अलावा ये हो गया, कभी कभी अभी आजकल लिखने का पैटर्न भी चेंज हो गया थोड़ा सा। पहले एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, फिर द सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट गरियाबंद। इसके बाद हम लिखते हैं यहां पर सब्जेक्ट। तो यहां पर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है राइट है ना, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। इसके बाद सर, रिस्पेक्टेड सर, यहां पर जो रहेगा वो बॉडी पार्ट रहेगा। इसके बाद हम यहां पर देखते हैं थैंक्स। तो यहां पर हम देखते हैं ये है आपका हेडर। यहां पर ये जो थैंक्स, ये सर, यहां पर हम जो लिखते हैं ये है पूरा बॉडी पार्ट आता है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। और ये जो हम थैंक्स जो लिखते हैं इसको हम बोलते हैं फुटर।
तो इस प्रकार से यदि हम इतने को और इतने को लिख देते हैं तो इतने में हमको 1.5 नंबर और 1.5 नंबर 1.5 नंबर यू कैन इजिली गेट इट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 नंबर 6 में 3 नंबर तो आपको मिल सकता है, और थोड़ा सा यहाँ पर यदि आप लिख देंगे तो उसमें 1 आध नंबर मिलेगा, मतलब 6 में कम से कम 4 नंबर हम 5 नंबर हम आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा सेम लेटर में भी वही होता है। लेटर को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लेटर में भी सेम वही होता है ना। जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लेटर को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं, हेडर बॉडी और फुटर। तो इसमें हेडर में नॉर्मली एड्रेस होता है, अब एड्रेस के बाद यहाँ पर रिगार्ड होता है, इसके बाद यहाँ पर बॉडी पार्ट होता है, और इसके पश्चात तो यहाँ पर जो पत्र लिख रहा होता है उसका एड्रेस यहाँ पर रहता है, और जो अच्छा चलिए, तो इसको हम और डिटेल करेंगे आगे, समय चूंकि समाप्त हो रहा है इसलिए हम नेक्स्ट सेशन में इस चीज़ को और कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय, एंड प्रिपेयर, अपने आप को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करिए। बोर्ड एग्जाम से हैं और हमेशा उस मार्कशीट को हमको लेकर चलना है, तो उस मार्कशीट में कोई ऐसा कम मार्क्स ना आए, अच्छे मार्क्स आए और उसको दिखाने में भी हमको अच्छा लगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट सेशन, एंड वी विल मीट in another session, and we will carry on forward on this session. Thank you very much.